हेलो एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत 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 अच्छे होंगे। इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने या सिखाने वाला हूं हरियाणा के गवर्नर के बारे में। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके अंदर आप लोगों के लिए एक वन शॉट रिवीजन टाइप से ये वीडियो रहेगा। मेहनत कर रखी है मैंने आप लोगों के लिए ताकि ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा ना बने, कम समय में आप लोगों को ज्यादा मैं सिखा पाऊं। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आते हैं हम लोग हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। और ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर हाँ इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। टॉपिक का नाम है गवर्नर ऑफ हरियाणा। गवर्नर, गवर्नर का मतलब हिंदी में क्या होता है सर? गवर्नर का मतलब होता है हिंदी में राज्यपाल है। सर राज्यपाल को आप ना एक लाइन में ये कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार के जासूस होते हैं, एक लाइन में ये कह सकते हैं। या आप यूं कह दीजिएगा कि भारत के अंदर सरोजनी नायडू जी जो थी ना, वो पहली महिला राज्यपाल के रूप में अपॉइंट हुई थी और उन्होंने राज्यपाल के पद को कहा था, क्या राज्यपाल के पद को ये बात कही थी कि ये सोने का पिंजरा है। सोने का पिंजरा क्यों कहा सर? क्योंकि राज्यपाल जी के पास में से बहुत सारी पावर नहीं होती है। मतलब ज्यादातर तो काम आपको पता है स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के द्वारा की जाती है हमारे पास में। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी है कि गवर्नर जो है वो पिंजरे में कैद है, पर हाँ फर्क इतना है कि वो सोने के पिंजरे में कैद है। गोल्ड केज जिसको कह सकते हो उसके अंदर ये कैद है। राज्यपाल जो है ये केंद्र सरकार के जासूस होते हैं और कभी भी किसी भी राज्यपाल को, याद रखिए कोई भी राज्यपाल किसी भी राज्य के अंदर बनेगा ना, वो उस राज्य का नहीं होगा। सरकारिया कमीशन था, कभी आपने पढ़ा होगा नेशनल जीके में या कहीं पॉलिटी वगैरह में पढ़ा होगा, तो उस राज्य का वो राज्यपाल नहीं होगा। और ना होने के पीछे की एक बात भी है बहुत सिंपल सी, उसमें हम थोड़ा ये समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब आप कभी किसी राज्य के अंदर किसी भी राज्य का बजट जब पढ़ते हो, आप कभी किसी राज्य का बजट जब भी पढ़ेंगे, आप लोग किसी भी राज्य का बजट जब पढ़ेंगे ना, तो हमेशा किसके नाम पे आता है? वो हमेशा आता है राज्यपाल के नाम पे आता है। राज्यपाल के नाम पर, राज्यपाल के नाम पर जो है वो आपका राज्यपाल के नाम पर बजट आता है आपका। अच्छा, राज्यपाल के नाम पे बजट आता है, कैसे आता है? जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं एक छोटी सी स्टोरी में, जिसका आपको जल्दी समझ में आ जाए कि राज्यपाल है क्या। मन लगा के समझने की कोशिश करना आप लोग प्लीज, ठीक है ना? कमेंट को, चैट को, इन सभी चीजों को छोड़ के समझने की कोशिश करना। मेरा ध्यान पूरा पूरा यहाँ पे समझाने में है, आपका ध्यान भी पूरा पूरा समझने में होना चाहिए, क्योंकि मैंने जी जान लगा के मेहनत की है। अगर आपको यहाँ पे पहले सब कुछ लिखने की, तो प्लीज इस मेहनत का फल आप देना कि आप मन लगा के पढ़ लेना चुपचाप। क्योंकि कोई भी बात कमेंट में जब लाइव चल रही होगी तो मैं शायद इसको नहीं देख पाऊंगा, और पढ़ाते समय रिदम ब्रेक होती है, मुझे देखना पसंद भी नहीं है। क्लास के बीच में बातें करना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि पढ़ने आए हो तो केवल मन लगा के पढ़ो, वही ज्यादा बेटर है। खैर, तो बजट की बात करते हैं। तो राज्यपाल के नाम पे बजट आता है। क्यों आता है राज्यपाल के नाम पे बजट? उसकी कहानी क्या है सर? उसकी कहानी ये है एक्चुअली, देखो साधारण सी बात ये समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं, मान लेते हैं कि हरियाणा की सीएम की बात करता हूं मैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ना केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दिए कि मुझे ना 2000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए चाहिए, 2000 करोड़ रुपए चाहिए, एग्जाम्पल से मांग लिए ये। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपए मांगे हो और मांगते ही उनको कहा कि लो बेटा लीजिएगा, ले जाइएगा 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए। ऐसा तो नहीं है कि मांगते ही पूरे हो गए हो, नहीं सर। तो फिर क्या किया जाता है सर? वो राज्यपाल से पूछेंगे पहले, क्या भाई 2000 करोड़ रुपए मांगे हैं, क्या ये ठीक बात है? क्या क्या इनको चाहिए? क्या वाकई भी रोड बनाना है, एजुकेशन के लिए पैसा लगाना है? तो राज्यपाल कहेंगे नहीं नहीं 2000 करोड़ नहीं, एक काम करो, इनको आप एक काम करो 1700 करोड़ दे दो, इतने में काम चल जाएगा। 1700 करोड़ दे दो, इतने में काम चल जाएगा। तो एक बात बताओ, बात किन की मानी जाएगी? सीएम की या गवर्नर की? गवर्नर की मानी जाएगी। तो इसी करके कभी भी, अभी मुख्यमंत्री बजट जब पेश कर रहे होंगे तो कहेंगे देखो भाई मेरे नाम पे तो बजट आया नहीं, मैंने मांगे थे तूने तो आए नहीं। मांगे किसने थे? गवर्नर ने मांगे थे। तो उन्हीं ने मतलब उन्हीं के कहने पे बजट है, मांगे तो मैंने थे पर गवर्नर के कहने पे ये पैसा अलॉट हुआ है, तो ये बजट भी इन्हीं का ही है।
बजट का जब भी सबसे पहला भाषण होता है ना, वो हमेशा गवर्नर का होता है और गवर्नर के नाम पे ही बजट आता है, याद रखिएगा आप लोग। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे गवर्नर है उस राज्य के नहीं होते। देखो अपने राज्य का होगा तो बंदे को मोह तो आ ही जाएगा। इसको मैं कई बार एग्जाम्पल में तुम्हें बताता हूं ना, कि इसको बड़े ढंग से तुम समझ सकते हो। जिस लड़की की शादी हो रखी है ना, उसको बहुत जल्दी रिलेट करेगी कि अपने जब वो ससुराल में होती है और उसके ससुराल में जब भी कोई उसके मायके के गांव से शहर से कोई आ जाता है ना, तो वो उसके आंखों में चमक अलग ही होती है। अरे ये तो मेरे गांव का पर्सन है, ये तो, अरे भाई तू बैठ, वो कुछ भी सामान बेचने भी आया होगा ना, तो भाई तू बैठ, पहले तू पता क्या खाएगा क्या पिएगा, अपने गाँव में सारे ठीक है क्या, पूरे गांव की सारी खैर खबर ले लेगी। बहुत अच्छा अच्छा मन हो जाएगा उसका। मोह आ जाता है ना अपने अपने गांव का, अपने अपने शहर का। बस वही वाली बात है कि अपने गांव अपने शहर का मोह तो आ ही जाना होता है, लाजमी है। खैर, तो अब हमारे पास में सबसे पहली बात है कि गवर्नर जो होते हैं, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं हम लोग समझने के लिए। आर्टिकल 153 में हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये ऐसा कहा गया है। लेकिन 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। अब 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसके चलते हुए 1956 में 2 या 2 से ज्यादा राज्य का एक राज्यपाल हो गया। अब एक ही राज्य जो है का राज्यपाल है, वो एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं, गवर्नर रह सकते हैं। सीधी सी बात है, साधारण। इनको वेतन या भत्ते की बात करते हैं, मतलब सैलरी या अलाउंसेस की बात करते हैं, तो आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 लिस्ट पढ़ी होगी, 12 अनुसूचियां पढ़ी होगी। उन अनुसूचियों के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी, दूसरी अनुसूची को पढ़ा होगा, सेकंड लिस्ट को पढ़ा, आर्टिकल 153 का क्लोज 3 पढ़ा होगा। उसके चलते हुए इनको सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं। 3.5 लाख रुपए की सैलरी इनको मिलती है। अगर ये एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल रहेंगे, तब उस केस में इनको क्या अलाउंसेस मिलेंगे वो राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं। आर्टिकल 154 के अंदर इनके बारे में मेंशन है क्या, कि कार्यपालिका की शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास में है। सर राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल को अपॉइंट करने का काम होता है राष्ट्रपति जी का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह और जिस राज्य में वो अपॉइंट होंगे उन मुख्यमंत्री जी से भी एक बार पूछ लिया जाता है। मेनली प्रधानमंत्री जी की सलाह और राष्ट्रपति जी की सलाह, मतलब राष्ट्रपति जी नियुक्त तो करेंगे लेकिन प्रधानमंत्री जी से पूछ के उनको अपॉइंट किया जाता है। इस बात को समझ लेते हैं डियर। तो ये बात भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है ये वाला। अब इसके बाद में अगली बात ये आती है यहाँ पे, क्या सर, ये आर्टिकल 155 में आता है प्रधानमंत्री जी की सलाह वाली बातें। कार्यकाल कितना होता है सर इनका, मतलब टेन्योर कितना होता है सर? तो एक राज्यपाल जी का टेन्योर वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन असल मायने में ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत तक होता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आज ही की क्लास में पढ़ाऊंगा, जब हरियाणा के 18 राज्यपाल को विस्तार से बता रहा हूं ना, उसके अंदर दूसरे राज्यपाल BN चक्रवर्ती, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी जो है ना, उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद 3 साल तक वो पर डे के सैलरी के हिसाब से रहे थे, ऐसे एकमात्र राज्यपाल। जब तक कोई और अपॉइंट उत्तराधिकारी नहीं हो जाता, उनका सक्सेसर जब तक कोई और नहीं आ जाएगा, तब तक जो है ना वो रह सकते हैं उस पद पे। ये प्रेसिडेंट के अनुसार रहा जा सकता है। मतलब ये रेजिग्नेशन किनको देंगे सर? भी मन में आ भी जाए रेजिग्नेशन देना है, त्याग पत्र देना है, तो ये प्रेसिडेंट को ही देंगे, ऐसा आर्टिकल 156 के सेकंड पार्ट में मेंशन है। सर इनका योग्यता क्या होती है, मतलब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन का तो मतलब सीधा ही है कि उम्र 35 साल पूरी कर ली जाए, वही क्वालिफिकेशन है। 35 साल उम्र पूरी हो गई तो क्वालिफिकेशन है, ऐसा आर्टिकल 157 में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है इनकी, जैसे कि सर कुछ कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन दे रखी है इनकी? पहली कंडीशन तो यह है कि राज्य विधानमंडल का मेंबर नहीं होने चाहिए आप। मतलब उस राज्य, किसी भी राज्य से आप आ रहे हैं, उस राज्य के अंदर विधानसभा के या विधानमंडल के आप मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर आप हैं भी तो वहां पे पहले रिजाइन देके फिर उस राज्य के राज्यपाल के पद को आप संभालेंगे। एक तो छोटी सी बात यही है हमारे पास। दूसरी बात यह आती है आर्टिकल 158 के सेकंड में लिखा हुआ है किसी लाभ के पद पे ना हो, मतलब किसी गवर्नमेंट की पोस्ट पे ना हो। आई मीन जैसे कोई क्लर्क ना हो, IAS ना हो कहीं पे, मतलब उस टाइम पे जब गवर्नर है, गवर्नर रहते हुए कहीं और से आप सरकारी सैलरी नहीं ले रहे हो, या कोई और आपके पास में जो है ना सरकारी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में बिना किराए के सरकारी मकान पे रह सकते हैं आप, आर्टिकल 158 के थर्ड क्लोज में है। जिस जगह पे आप रह रहे हैं ना, उस जगह को राजभवन कहा जाता है, राज्य का राजभवन बोलते हैं। आर्टिकल 159 में आपकी शपथ के बारे में आते हैं। देखो नियुक्ति किसने कर दी थी? नियुक्त करना, अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट साहब का था। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने किया, प्रधानमंत्री की सलाह पे किया, और पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री जी से पूछ भी लिया।
ठीक है, लेकिन अब आपको शपथ दिलवाने की बात है। जैसे हरियाणा में अभी रिसेंटली प्रोफेसर असीम घोष जी की बात है, 14 जुलाई साल 2025 को उनको अपॉइंट तो कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन उनकी शपथ समारोह हुआ था बाद में आपका आगे जाके 21 जुलाई को हुआ था। और ये किसने दिलवाई थी? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो करंट में 36वें नंबर के हैं, शील नागू जी। तो कहने का मतलब है कि नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति, शपथ दिलवाने औथ का काम जो होता है वो होता है उसी स्टेट का, जिस स्टेट में वो जा रहे हैं उस स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। और ये सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम ने इसको कई बार कवर किया है, आपको ध्यान रखना है इस पे। 175 प्रोटेम स्पीकर की बात भी है। एक्चुअली एक संयुक्त विधानमंडल की एक ज्वाइंट मीटिंग भी करवाते हैं। और अस्थायी स्पीकर मतलब क्या होता है? जैसे अभी हरियाणा में 15वीं विधानसभा चुनी गई थी, आपको पता होगा। 15वीं विधानसभा में स्पीकर कौन है? हरविंदर जी कल्याण है। लेकिन उससे पहले रघुवीर काद्यान जी को आपको पता होगा तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, जो सबसे उम्र दराज थे इनमें से। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होते हैं, जब तक फाइनल स्पीकर नहीं चुने आते तब तक बाकी विधायकों को शपथ दिलवा दी जाती है उनके द्वारा। तो ये प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी स्पीकर या एक टेम्परेरी स्पीकर जिनको कह सकते हो आप लोग, या अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हो विधानसभा का, ये काम भी हमारे राज्यपाल जी ही करेंगे। राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो भी खैर प्रेसिडेंट ही राज्यपाल जी ही कंट्रोल करते हैं। 199 में क्या होता है? धन विधेयक कभी भी, मनी बिल जब भी आता है तो उनसे परमिशन ले ली जाती है राज्यपाल जी से। 200 में क्या होता है? जब भी कोई कानून है, अब राज्य में कभी भी कोई कानून बनता है, देखो केंद्र में कानून जब बनता है तो क्या होता है? पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, लोअर पार्लियामेंट हाउस में पास होगा, फिर अपर पार्लियामेंट हाउस में पास होगा, दोनों में पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे और फाइनल वो एक्ट बनेगा। आपने हाल ही में वक्फ एक्ट बनते देखा होगा, नारी शक्ति वंदन विधेयक बनते देखा होगा। हमने इस पे सेपरेट वीडियोस भी ले रखे हैं आपके लिए, और आगे फर्दर भी हम कभी क्लासेस में इनको पढ़ाते रहेंगे, पर आप लोगों को ये तो पता ही है। लेकिन राज्य में क्या होता है? राज्य में, क्योंकि हरियाणा राज्य तो एक आपका यूनिकैमरल है, मतलब एक सदनीय विधानसभा है, तो यहां विधायक दल की मीटिंग या पूरे विधायकों के द्वारा विधानसभा में पास हो गया। अब राज्यपाल जैसे ही उस पर साइन करते हैं तो कानून बन जाएगा। सर मान लो, इन केस मान लो राज्यपाल जी के मन में आ भी जाए कि नहीं भाई मैं साइन नहीं करूंगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि साइन ना करे वो? हाँ, ऐसा हो सकता है। रिसेंटली तुमने तमिलनाडु में देखा होगा ऐसा केस कि कुछ कानूनों पे पास नहीं किया, तो वो क्या करेंगे सर उस केस में? उस केस में वो राष्ट्रपति जी के पास भेज देंगे। मतलब कुछ दिनों तक क्या करते हैं? पहले तो क्या करते हैं? अपने पास रख लिया, फिर कहेंगे एक काम करो, इसे दोबारा देखो, वापिस भेज देंगे, वापिस से वो दोबारा भेज देंगे कि हमने तो देख लिया सब कुछ ठीक ठाक है, करो साइन। अब हद से अधिक क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, वो रोकने के लिए कह देंगे मैं एक बार सोचूंगा करूंगा। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था कि वहां पे वो कानून ऑटोमेटिक पास हो गए। ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है, जो तमिलनाडु में हुआ है आपका। तो ऐसी किसी एडवर्स कंडीशन में ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी बन जाती है कभी कभी। और भी क्या कोई काम होते हैं सर? बहुत सारे काम है। लाइक 161 के चलते दंड को कम कर सकते हैं। ध्यान रखना, मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकते। हाँ, जो उनको कोई भी आपकी सजा मिली है, पनिशमेंट मिली, उसको कम, लघुकरण का मतलब होता है कम करना, या हो सकता है सजा खत्म कर दे, मृत्यु दंड को छोड़ के बात हो रही है, या परिहार हो सकता है। परिहार का मतलब होता है कि इसको एक बार के लिए आप लोग दोबारा जांच करो, इसको रीचेक करो। भाई मान लेते हैं कि मुझे सजा सुनाई गई है 2 साल की, और मैंने अपने राज्यपाल जी के आगे जाके गुहार लगाई कि देखो ऐसा ऐसा है, मेरे को ये सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो राज्यपाल जी इसकी परिहार कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 161 के चलते हुए कि दोबारा न्यायालय को दे सकते हैं कि इसकी जांच करनी चाहिए यहां पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। आर्टिकल 202 जो है ना, ये क्या कहता है? ये बजट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा बजट है। बजट का सेपरेट वीडियो मैंने पढ़ा रखा है, होप आपने देखा होगा। आर्टिकल 164 क्या कहता है सर? ये कहते हैं कि बहुमत दल के नेता को सीएम। अब जैसे राज्य के अंदर क्या होता है कि एक मेजोरिटी निकलती है, किसी भी राज्य के अंदर टोटल सीट का 50% प्लस 1 आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा उस राज्य के अंदर मेजोरिटी बनेगी। वो अपने राज्य के अंदर टोटल सीटें कितनी है? 90 है। 90 में से मेजोरिटी कितनी आएगी सर बताइए? मेजोरिटी के लिए चाहिएगा 45 प्लस 1। 50% प्लस 1 का तो मतलब यही हुआ ना, तो यानी कि टोटल कितनी सीटें हुई? 40 सीटें हुई। जैसे इस बार 15वीं विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर 48 सीट आई है बीजेपी की, 37 सीटें आई है कांग्रेस की, बाकी 2 सीटें आपकी लोकदल पार्टी की आई है। चलो ठीक है, वो तो माइनॉरिटी में चले गए। 48 सीट आई, 46 प्लस हो गए, मेजोरिटी आ गई। अब क्या है कि उस पार्टी का नेता या उस पार्टी का विधायक दल का एक नेता होता है, उसको सीएम बनाया जा सकता है। इन केस मान लो सर कि किसी पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो, कभी कभी बीच में जो है ना वो विधायक इधर उधर निकल जाते हैं,
उस केस में क्या राज्यपाल अपने विवेक का यूज करके किसी को सीएम बना सकता है? तो जवाब है हां, बना सकता है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एचटेट पीजीटी पेपर में आया भी था, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। आर्टिकल 356 में ये चीजें मेंशन है आपकी। इसमें राष्ट्रपति शासन भी आता है, और इस केस में ये प्रेसिडेंट रूल लगता भी क्यों है भाई? किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब तो यही हुआ ना कि किसी पार्टी के पास में बहुमत नहीं था, कोई पार्टी सरकार चलाने लायक है नहीं, गठबंधन कोई कर नहीं रही है, तो अब क्या किया जाए? तो ठीक है भाई, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा दो, राज्यपाल उस टाइम पे देखरेख करने लग जाएंगे। इस केस में अगर यहां राज्यपाल को लगता है कि किसी पार्टी को एक काम करते हैं, इसको बना दिया जाए सीएम, तो बनाया जा सकता है क्या? जवाब है हां, अपने विवेक का यूज करके बना सकते हैं, बशर्ते अगले 6 महीने के अंदर वो फ्लोर टेस्ट में पास हो जाए। फ्लोर टेस्ट का मतलब जब विधायक दल की एक फ्लोर टेस्ट होगा, मतलब वहां पे मेजोरिटी को पास कर दे वो, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आर्टिकल 167 में कहते हैं कि प्रशासनिक मामलों की जानकारी है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहे हैं, सीएम कर रहे हैं, उनका मंत्री परिषद मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल कर रहा है, तो उनकी जांच करना उनके पास अधिकार है। ऐसा 233 के अंदर जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, जैसे अब क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, राज्य के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? हमारे गवर्नर साहब ही करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका, बाकी ये तो चलो ठीक हो ही गया। इसके बाद में कुछ और भी है हमारे पास में, हाँ, बजट राज्यपाल, ये तो मैंने ठीक है समझा ही दिया आप लोगों को। और इसके बाद में आप लोगों को एक सेकंड रुकिएगा, इसके बाद में हम लोग चले जाते हैं सीधा हमारी पहली स्लाइड पे जाते हैं। और कोई भी राज्यपाल जो होंगे ना, वो हरियाणा राज्य में केडीबी के अध्यक्ष होंगे। केडीबी का मतलब क्या सर? कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी रिसेंटली मीटिंग भी हुई थी। किसी को अगर याद है, डेली करंट अफेयर पढ़ते हो आप लोग, तो आप बताइए कितने नंबर की हुई थी? हमारे डेली करंट अफेयर अभी 1 अगस्त से फिर से मैं रिज्यूम करने वाला हूं, मतलब फिर से स्टार्ट करने वाला हूं उनको। 1 अगस्त से आपके रिज्यूम हो जाएंगे फिर से वो, ठीक है? डेली जैसे आते थे ना पहले, वैसे वैसे आने लग जाएंगे। राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, याद रखना, नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी में हरियाणा स्टेट ब्रांच के अध्यक्ष कौन होंगे? गवर्नर ही होंगे। तो हरियाणा में करंट में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर असीम घोष जी इसके करंट में अध्यक्ष है, याद रखना, या प्रेसिडेंट कह लो। जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उन सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के चांसलर खुद होंगे और वीसी को ये अपॉइंट करेंगे। लोक सेवा आयोग है, जैसे एचपीएससी वगैरह है, उनको भी अपॉइंट, उनके मेंबर को, उनके अध्यक्ष को अपॉइंट ये करेंगे। महाधिवक्ता जैसे होते हैं हमारे, उनको भी, जैसे हमारे चौहान साहब है, उनको भी अपॉइंट कौन करेंगे? गवर्नर ही करेंगे। अपने हरियाणा राज्य में अभी के लिए हम समझे टोटल गवर्नर कितने रह चुके हैं? टोटल गवर्नर 18 रह चुके हैं, 19वें अभी चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं, तो कौन है सर जी? धर्मवीर जी हैं सबसे पहले, धर्मवीर। इसको साथ के साथ लिंक बना के भी याद करने की कोशिश करेंगे, पर चलो लास्ट में कर लेंगे, एक बार के लिए पूरा समझ लेते हैं इनके बारे में हम। धर्मवीर जो है ना, ये बिजनौर यूपी से संबंधित है। एक भी देख लेना, हरियाणा का नहीं मिलेगा तुम्हें इनमें। धर्मवीर बिजनौर यूपी से हैं। आप 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक हरियाणा राज्य के पहले गवर्नर रहे थे। याद रखना, ये पूर्णकालीन गवर्नर नहीं थे, क्योंकि अब हरियाणा में इलेक्शन नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, जस्ट इनको अपॉइंट किया गया। पूर्णकालीन हरियाणा में दूसरे गवर्नर है, वो पहली बार फुल टाइम आएंगे। इनके समय में हरियाणा में सीएम कौन रहे थे सर? तो इनके समय में हरियाणा में सीएम रहे थे भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना, बीडी शर्मा जी जो है ना हरियाणा के अंदर सीएम, जो पहले ही सीएम बने थे हरियाणा के। इसके अलावा हरियाणा में राव बीरेंद्र सिंह जी सीएम बने थे, जो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बनेंगे। इनकी पार्टी का नाम हरियाणा विशाल पार्टी है। उगता हुआ सूर्य जो है ना, इसका चुनाव चिन्ह है। एक हरियाणा विकास पार्टी भी है बंसीलाल जी की, उसका सिंबल तो है आपका लड़का लड़की, या बेटा बेटी कह दीजिएगा। आप आईसीएस एग्जाम को पास किए थे, पहले ये आईसीएस एग्जाम होता था, जिसको आज आईएएस कहते हो, आपका जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जिसको कहते थे हम लोग पहले के टाइम पे। 1930 में आपने आईसीएस एग्जाम को पास किया था। प्रधानमंत्री के प्रमुख निजी सचिव रहे थे उसके बाद में, मतलब आप एक आईसीएस अधिकारी थे कहने का मतलब है, और प्रधानमंत्री जी के आप निजी पर्सनल सेक्रेटरी रहे थे 1950-51 के दौरान। कैबिनेट में सचिव भी रह चुके हैं आप लोग, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 1964 से 1966 तक जो है ना, आप कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ जुलाई 1966 में आप पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं। पंजाब के गवर्नर भी, एक्चुअली ना उस टाइम पे संयुक्त पंजाब के गवर्नर थे ये। संयुक्त पंजाब मतलब जिसमें हरियाणा भी है, पंजाब भी है, लेकिन जब हरियाणा अलग हो गया तब ये हरियाणा के गवर्नर बन गए, ठीक है।
आप गवर्नर वेस्ट बंगाल के भी रहे थे 1967 से 1969 तक। धर्मवीर जो है ना गवर्नर रहे थे 1967 से 1969 तक रहे थे। धर्मवीर जी कर्नाटक के गवर्नर भी रहे थे 1969 से 1972 तक। और धर्मवीर जी की बात करते हैं तो ये खरी खांडा और जो ट्रेल दर्रा है ना उसको भी पार किया था। ट्रेल दर्रा को पार करने वाले पहले भारतीय हैं जो ट्रेल दर्रा को पार किया था इन्होंने। इसके बाद में आते हैं हरियाणा राज्य के दूसरे गवर्नर, जिनका नाम क्या है सर? जिनका नाम है हमारे पास में कि बी.एन. चक्रवर्ती के नाम से आता है, ये ध्यान रखना है डियर। अब बी.एन. चक्रवर्ती की अगर मैं बात करता हूं तो बी.एन. चक्रवर्ती बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिनका पद पे रहते हुए ही देहांत हो गया था। 17/9/1967 से लेके 26/3/1976 तक। इसको याद करना आसान है। 1967 में 6-7 आता है, इधर में देखोगे तो 7-6 आता है, तो ये याद करना उल्टा सीधा एक समान हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा। पद पे रहते हुए मौत हो गई थी इनकी। जब ये वेस्ट बंगाल के दौरे पे गए थे ना तब इनके देहांत हो गया था, लेकिन इनकी एक इच्छा थी कि मेरा अंतिम संस्कार है ना वो कुरुक्षेत्र के अंदर होना चाहिए, तो इनका अंतिम संस्कार फिर कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। इनके रहते हुए बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी के रहते समय एक तो राव बीरेंद्र सिंह जी सीएम थे, उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी सीएम बने। सॉरी डियर। तो एक तो सीएम बने थे राव बीरेंद्र सिंह जी सीएम बने थे, एक चौधरी बंसीलाल जी सीएम बने थे, और एक बने थे बी.डी. गुप्ता जी सीएम बने थे। 3 सीएम बने थे, ध्यान रखना है आप लोगों को इनके टाइम पीरियड में। एक थे राव बीरेंद्र सिंह जी, एक थे चौधरी बंसीलाल जी, एक थे बी.डी. गुप्ता जी। टोटल 3 सीएम थे इनके टाइम पीरियड में। सबसे पहले पूर्णकालीन गवर्नर यही थे, मतलब फुल टाइम हरियाणा के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो याद रखना बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, सबसे लंबा कार्यकाल रहा। पहली बार हरियाणा के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल लगा था, पहली बार हरियाणा राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1967 में। 21/11/1967 को हरियाणा राज्य में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था, इनके ही टाइम पे रहते लगा था। आप भी एक आईसीएस अधिकारी थे, मतलब आपने भी एक आईसीएस एग्जाम पास किया था, और आप जो है ना कैबिनेट के मतलब कॉमनवेल्थ सचिव रहे थे एक्चुअली 1951 के अंदर। आप नीदरलैंड में भारत के राजदूत भी रहे थे। बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नीदरलैंड में 1951 से 1954 तक भारत के राजदूत भी रहे थे नीदरलैंड में। श्रीलंका में उच्चायुक्त भी रहे 1960 से 1962 तक। बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती यूएनजीए के अंदर भारत के प्रतिनिधि भी रहे थे यूनाइटेड नेशन के अंदर। और 1966 में एक किताब भी लिखी थी इन्होंने। इस किताब का नाम है इंडिया स्पीक टू अमेरिका। इसमें अमेरिका और इंडिया के दोनों के बीच के रिलेशन है उसको बहुत ढंग से दिखा रखा है। 3 साल तक पर डे के पेंशन पर डे के सैलरी पे, अभी मैंने कहा ना वैसे तो 5 साल का रहता है, पर एक्स्ट्रा अगर चार्ज आता है तो फिर इस टाइप से रहता है कि जब तक कोई सक्सेसर नहीं आ जाएगा तो 3 साल तक पर डे के सैलरी पे ये काम करने वाले पहले गवर्नर थे। इनके जो भाषण है, मतलब इन्होंने जो जो स्पीच दी थी, उनके स्पीच का एक बुकलेट है जिसका नाम है गवर्नर स्पीक्स बुक। इसको हरियाणा का जो जनसंपर्क विभाग है ना उन्होंने पब्लिश किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गवर्नर स्पीक बुक जो है ना वो किन के भाषणों का बुक है? तो बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी का है। किस डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया है ये याद रख लेना आप लोग, ये जनसंपर्क विभाग ने। हरियाणा के अंदर करनाल में उचाना में एक झील है जिसका नाम है चक्रवर्ती झील, वो भी बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी के नाम पे है। हरियाणा के भिवानी सिवानी वाले क्षेत्र के अंदर एक नहर भी है, और उस नहर का नाम भी बी.एन. चक्रवर्ती नहर है। बी.एन. नहर है, आपने ज्योग्राफी में नहरें पढ़ते समय इस नहर का नाम मुझसे पढ़ा भी होगा, याद आ रहा होगा आपको। तो ये थे बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो क्या क्या बात याद रखेंगे? हरियाणा, ये कहां के थे? ये वेस्ट बंगाल के थे। ये हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहे, 1967 से 76 तक रहे, याद हो जाएगा। इनके टाइम पीरियड में राव बीरेंद्र सिंह जी के साथ साथ बंसीलाल जी, बी.डी. गुप्ता जी इनके टाइम पे सीएम रहे थे। फिर बात है कि हरियाणा के पहले पूर्णकालीन फुल टाइम गवर्नर कौन बने? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का ही था।
पहली बार हरियाणा में प्रेसिडेंट रूल लगा इन्हीं के टाइम पीरियड में। आईसीएस अधिकारी थे, कॉमनवेल्थ के सचिव बने, सेक्रेटरी बने, नीदरलैंड में भारत की तरफ से जो है ना राजदूत बने थे ये, श्रीलंका के अंदर भी ये उच्चायुक्त बने थे, और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर भी भारत की तरफ से प्रतिनिधि रहे थे। 1966 में इंडिया और अमेरिका के बीच में इन्होंने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में, इंडिया स्पीक्स अमेरिका जो है ऐसे करके एक बुक भी लिखा था। पर डे के सैलरी के ऊपर भी ये 3 साल तक जो है ना रहे थे आपके। हरियाणा का जनसंपर्क विभाग ने हरियाणा गवर्नर जो है ना, गवर्नर स्पीक्स नाम से एक जो है ना बुक भी निकाला। उचाना के अंदर यहाँ पे इनकी एक झील इनके नाम पे है, और एक भिवानी के अंदर जो है ना एक नहर भी इनके नाम पे है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग, तीसरे गवर्नर आते हैं जिनका नाम क्या है, रणजीत सिंह नरूला, आरएस नरूला। 1976 से 1976 तक ही रहे थे, मतलब 27 मार्च 1976 से लेकर 14 अगस्त 1976 तक रहे थे। ये हरियाणा में परमानेंट गवर्नर नहीं थे, ये कार्यवाहक थे, मतलब जब तक अगले कोई नहीं आ जाते, क्योंकि दूसरे का तो देहांत हो गया, तब तक के लिए कार्यवाहक थे ये। और इनके टाइम पे सीएम कौन थे, बनारसी दास जी थे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे रणजीत सिंह नरूला। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा के वो गवर्नर बताइए जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। नाम आंसर रहेगा रणजीत सिंह नरूला या आरएस नरूला। 4 नंबर पे आते हैं जयसुखलाल हाथी। जयसुखलाल हाथी 14 अगस्त 1976 से लेके और 23 सितंबर 1977 तक हरियाणा राज्य के चौथे राज्यपाल के रूप में काम किया। इनके रहते हुए जयसुखलाल हाथी जी के टाइम पे हरियाणा राज्य के अंदर दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। बीडी गुप्ता और चौधरी देवीलाल जी इनके टाइम पीरियड में सीएम थे। दूसरी बार हरियाणा में प्रेसिडेंट रूल लगा 30 अप्रैल 1977 को लगा। ये वैसे पेशे से देखा जाए तो वकील थे, बाद में न्यायाधीश भी बने थे, जज भी बने थे। ये 1952 के अंदर राज्यसभा यानी कि अपर पार्लियामेंट हाउस के भी मेंबर बने। सेंटर में मंत्री भी रह चुके थे। ये लोअर पार्लियामेंट हाउस 1957 से 62 तक एक्चुअली ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। जब हमारा संविधान बना था तो संविधान बनने से पहले एक संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसको कहते हो, उस असेंबली के भी ये मेंबर रहे थे, अध्यक्ष नहीं कहेंगे, मेंबर बने थे, याद रखना। औषधि और औषधि उद्योग समिति के अध्यक्ष भी बने थे ये। एक बुक भी लिखा है इन्होंने, प्लेस ऑफ इंडिया स्टेट इन फेडरेशन, प्लेस ऑफ इंडिया स्टेट्स इन फेडरेशन, प्लेस ऑफ इंडिया स्टेट्स इन फेडरेशन। क्या बोला, प्लेस ऑफ इंडिया स्टेट्स इन फेडरेशन। ये बुक भी इनका ही लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है डियर आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में अगली बात क्या रहेगा हमारे पास में, यहाँ पे हरचरण सिंह बराड़ की बात करते हैं अब हम लोग। तो 5वें नंबर के हमारे हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल रहे थे हरचरण सिंह बराड़। और हरचरण सिंह बराड़ जो है ना, ये एक्चुअली फरीदकोट पंजाब से है, इस बात को ध्यान रखना है डियर आपका, फरीदकोट पंजाब से है ये। तो ये जो है ना एक्चुअली आपके 24/9/1979 से लेके 9 दिसंबर 1979 तक रहे थे। इनके समय में हरियाणा राज्य के अंदर गवर्नर को सीएम कौन रहे, तो देवीलाल जी और भजनलाल जी, 2 लाल हैं, दोनों लाल यहां पे रहे। हरचरण सिंह बराड़ जो है ना, या इनको एच.एस. बराड़ के नाम से भी पढ़ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये पंजाब के 13 नंबर के सीएम भी रहे थे। ओडिशा के गवर्नर भी रह चुके हैं, 1977 के टाइम पीरियड में ओडिशा के गवर्नर भी रह चुके हैं हरचरण सिंह बराड़। तो हरियाणा राज्य के तो गवर्नर रहे ही रहे, के साथ साथ ओडिशा के भी गवर्नर रहे, पंजाब के 13 नंबर के सीएम रहे थे। फरीदकोट पंजाब से संबंधित है, और इनके टाइम पीरियड में 2 लाल सीएम रहे, देवीलाल और भजनलाल, देवीलाल और भजनलाल। फिर 5-6 नंबर पे आते हैं एस संगवालिया, सुरजीत सिंह संगवालिया। सुरजीत सिंह संगवालिया जो है ना, ये हरियाणा राज्य के 6 नंबर के गवर्नर बनते हैं। ये बनते हैं गवर्नर सर कब, 10 दिसंबर 1979 से लेके और 27 फरवरी 1980 तक जो है हरियाणा राज्य के गवर्नर बनते हैं। ये परमानेंट गवर्नर नहीं थे, ये कार्यवाहक गवर्नर थे, तो याद रखना कार्यवाहक गवर्नर थे। इनके टाइम पीरियड में सीएम कौन थे, इनके टाइम पीरियड में सीएम चौधरी भजनलाल जी थे। ये एक्चुअली गवर्नर भी रह चुके हैं। एस संगवालिया जो है ना, ये पटना हाईकोर्ट के गवर्नर, क्या पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पटना पड़ता है बिहार में, गंगा नदी के किनारे है, बिहार की कैपिटल है, याद रखना आप लोग। और ये पटना हाईकोर्ट या कह सकते हो बिहार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुके हैं। उसके बाद में आगे आते हैं 7 नंबर पे आते हैं जीडी तपासे।
पूरा नाम है गणपत राव देवजी तपासे, गणपत राव देवजी तपासे या जीडी तपासे। गणपत राव देवजी तपासे भारत में पुणे महाराष्ट्र से संबंधित है, पुणे महाराष्ट्र से संबंधित है। 28 फरवरी 1980 से लेके और 13 जून 1984 तक हरियाणा राज्य के 7वें राज्यपाल रहे। और जीडी तपासे के टाइम पे सीएम कौन थे? चौधरी भजनलाल जी थे। ये 1940 के अंदर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस टाइम पे व्यक्तिगत सत्याग्रह था, आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा हो, एक तो उसमें पार्टिसिपेट किया, एक वहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट भी चला था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। खुद वैसे पेशे से ये एलएलबी की पढ़ाई की हुई थी इन्होंने। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को जो है ना इन्होंने ज्वाइन कर रखा था। महाराष्ट्र विधानसभा के ये मेंबर रह चुके थे, अपर पार्लियामेंट हाउस में भी मेंबर थे, राज्यसभा के भी मेंबर थे, रेलवे सेवा आयोग के 1968 में अध्यक्ष भी बने थे ये, और के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 1977 से 80 तक राज्यपाल भी रहे थे। तो जीडी तपासे पुणे महाराष्ट्र से थे, 1980 से 84 तक हरियाणा के 7वें राज्यपाल के रूप में काम किया था। और चौधरी भजनलाल जी इनके टाइम पीरियड में सीएम थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में पार्टिसिपेट किया, एलएलबी की पढ़ाई कर रखी थी, अपर पार्लियामेंट हाउस के मेंबर थे, महाराष्ट्र विधानसभा के भी मेंबर रहे थे, रेलवे आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके थे। तो ऐसे करके इनका पूरा एक राजनीतिक जीवन रहा है। इसके बाद में आते हैं हरचर तो पढ़ दिया। 8वें नंबर पे आते हैं अब हमारे पास में SMH बरूनी, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, SMH बरूनी, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी। बुलंदशहर यूपी से संबंधित है, बुलंदशहर यूपी से संबंधित है। भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल, तीनों लाल इनके टाइम पीरियड में आ गए। इनमें आप याद करना 1 2 3 नाम आता है, इनमें SMH आता है, और तीनों के तीनों लाल भी इनके टाइम पीरियड में आ गए। और ये 14 जून 1984 से 21 फरवरी 1988 तक हरियाणा राज्य के 8वें राज्यपाल के रूप में रहे थे। 1948 के अंदर ओडिशा कैडर के जो है ना ये IAS अधिकारी थे, ये याद रखना आप लोग, IAS अधिकारी थे। ये क्वेश्चन भी एचटेट एग्जाम में पूछ रखा है, क्योंकि अब भारत में आजादी का जो दौर आ गया उसके बाद में हम इसको ICS ना कह के IAS कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम से जान रहे हैं हम लोग। ओडिशा के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, मतलब ओडिशा के ये चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। जैसे हरियाणा में करंट में अनुराग रस्तोगी जी है ना चीफ सेक्रेटरी, ऐसे ये चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, मतलब जो नेशनल माइनॉरिटी कम्युनिटी है आपकी, या नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, उसके अध्यक्ष है ये रह चुके हैं। नागालैंड के गवर्नर रह चुके हैं SMH जी, मणिपुर के भी, त्रिपुरा के भी, हिमाचल प्रदेश के भी। इनकी किताब भी है ऑल दैट आई हैव फाउंड टू से, ऑल दैट आई हैव फाउंड टू से, इनकी किताब भी है। और हरियाणा में जो उर्दू अकादमी है, उर्दू अकादमी की तरफ से एक बर्नी अवार्ड दिया जाता है। एक्चुअली वो बर्नी अवार्ड ना इन्हीं के ही नाम पे ही रखा गया है, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी के नाम पे। तो बर्नी या बरूनी कहीं लिखा मिल जाए आपको तो वही है, एक्चुअल नाम तो इनका बरूनी ही है, लेकिन हरियाणा सरकार एक बर्नी अवार्ड देती है, इन्हीं के ही नाम पे उर्दू अकादमी अवार्ड देती है। ठीक है सर, तो सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी यूपी बुलंदशहर से संबंधित है, हरियाणा राज्य के 8वें राज्यपाल रहे थे। भजनलाल, बंसीलाल और हमारे देवीलाल, ये तीनों जो है ना इनके टाइम पीरियड में सीएम रहे थे। 48 में ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं, ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। इंडिया के अंदर नेशनल माइनॉरिटी कम्युनिटी है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल भी पूछ लिया जाए हरियाणा के अलावा और कौन से राज्यों के रहे थे, तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल के भी गवर्नर रह चुके हैं। एक किताब भी है ऑल दैट आई हैव फाउंड टू से, एक बुक भी इनका लिखा हुआ है। अब आते हैं 9 नंबर पे और हरि आनंद बराड़ी के बारे में बात करते हैं। आप संबंधित है कहां से सर? ये संबंधित है भारत के एक राज्य वेस्ट बंगाल से संबंधित है। 1988 में 22 फरवरी 1988 में 88 से लेकर 6 फरवरी 1990 तक हरियाणा राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में काम किया। इनके टाइम पीरियड में चौधरी देवीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता, मास्टर हुकुम सिंह, ये सारे के सारे इस टाइम पे 4 सीएम का दौर चला था। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, बैंकिंग भी मतलब बैंक ऑफिसर भी रह चुके थे, बैंक अधिकारी रह चुके थे। भारतीय पुलिस सेवा में भी आपने योगदान दिया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर भी आपने जो निदेशक के रूप में काम किया था। हिमाचल के गवर्नर भी हरि आनंद बराड़ी बने थे।
तो हरि आनंद बराड़ी हिमाचल के गवर्नर बने और हरियाणा के गवर्नर बने। हरियाणा के 9वें गवर्नर थे बंसीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, मास्टर हुकुम सिंह जी, बनारसी दास गुप्ता, बीडी गुप्ता। इन टाइम पीरियड के सीएम है या 4 मुख्यमंत्रियों का दौर था। 88 से 90 तक हरियाणा के 9वें राज्यपाल के रूप में काम किया था। इसके बाद में आगे आते हैं हम लोग, तो 10वें नंबर राज्यपाल आते हैं जिनका नाम है धनिक लाल मंडल। और धनिक लाल मंडल हरियाणा राज्य के 10वें राज्यपाल तो ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में हरियाणा का तीसरा और आखिरी राष्ट्रपति शासन भी लगा है। तीसरा और आखिरी राष्ट्रपति शासन लगा है, 3 ही राष्ट्रपति शासन लगे इनके टाइम पीरियड में। मधुबनी बिहार से संबंधित है धनिक लाल मंडल और 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995 तक हरियाणा राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में काम किया। सीएम थे हुकुम सिंह, बाद में चौटाला, बाद में बीडी गुप्ता, बाद में भजनलाल। 4 सीएम का दौर इन्होंने भी देखा। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1991 में। इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में पार्टिसिपेट किया। समाजवादी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। संपूर्ण क्रांति आंदोलन था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। बिहार विधानसभा में ये अध्यक्ष भी बने, उसके मेंबर भी थे। लोकसभा के भी मेंबर बने। केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी रहे और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। हरियाणा के राज्यपाल तो थे ही थे, राजस्थान के भी राज्यपाल रहे ये। तो हरियाणा राज्य के 10वें राज्यपाल धनिक लाल मंडल राजस्थान के राज्यपाल रहे, मधुबनी बिहार से संबंधित थे। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का भी पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। 11वें राज्यपाल आते हैं महावीर प्रसाद जी, गोरखपुर यूपी से संबंधित है। 1995 से 2000 तक हरियाणा के 11वें राज्यपाल थे। 14 जून 1995 से 16 जून 2000 तक जो है ना हरियाणा राज्य के राज्यपाल रहे। इनके टाइम पीरियड में सीएम भजनलाल, बंसीलाल और चौटाला साहब थे। ये ज्योग्राफी के टीचर थे, सरपंच भी रहे थे। चलो इंटरेस्टिंग बात है, सरपंच भी रहे थे, ठीक है ना। यूपी विधानसभा के मेंबर के साथ साथ लोअर पार्लियामेंट हाउस के मेंबर, मतलब लोकसभा के मेंबर रहे। के साथ साथ हिमाचल के कार्यवाहक गवर्नर रहे, परमानेंट नहीं, कार्यवाहक गवर्नर रहे। तो 11वें राज्यपाल हरियाणा राज्य के थे, उनका नाम है महावीर प्रसाद। याद रखना, महावीर प्रसाद जी हरियाणा राज्य के 11वें राज्यपाल। और के साथ साथ याद रखना गोरखपुर यूपी से संबंधित है। और 14/6/1995 से और 16/6/2000 तक जो है ना हरियाणा राज्य के ये गवर्नर रहे थे। इस बात को आप लोगों को जो है ना जरूर याद रख लेना है डियर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है आपको जो याद रखनी चाहिए। इसके बाद में जो ना एक बात और याद रखना है आपको, रिवाइज कर लेते हैं। 1995 से 2000 तक तो ठीक है ये रहे थे गवर्नर। भजनलाल, बंसीलाल, चौटाला इनके टाइम पीरियड में सीएम रहे। ज्योग्राफी के ये टीचर थे, सरपंच भी रहे, यूपी विधानसभा के सदस्य भी रहे, लोअर पार्लियामेंट हाउस लोकसभा के मेंबर भी रहे। 12 नंबर के जो आते हैं उनका नाम है बाबू परमानंद। ये जम्मू से संबंधित थे वैसे बाबू परमानंद। और 9 जून 2000 से लेके 11/7/2004 तक जो है ये हरियाणा राज्य के 12 नंबर के राज्यपाल रहे। इनके टाइम पे चौटाला जी सीएम थे। जम्मू कश्मीर से 5 बार ये विधायक बने थे, मंत्री भी रहे थे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे ये, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम लोग ओम प्रकाश वर्मा जी के बारे में बात करते हैं। ओम प्रकाश वर्मा जी गढ़मुक्तेश्वर उत्तराखंड से संबंधित है। ओम प्रकाश वर्मा जिनका हरियाणा में सबसे छोटा कार्यकाल है, गढ़मुक्तेश्वर उत्तराखंड से संबंधित है। सबसे छोटा कार्यकाल मतलब सर 2/7/2004 से 7/7/2004 तक है, तो बिल्कुल छोटा सा कार्यकाल ही है। सीएम इनके टाइम पीरियड में ओम प्रकाश चौटाला, ये इतने दिनों में सीएम तो नहीं बदल रहे होंगे। पंजाब के राज्यपाल थे ये। एक्चुअली पता क्या चीज है, सबसे छोटा कार्यकाल क्यों है इनका, कि ये इस टाइम पीरियड में पंजाब के गवर्नर थे, हरियाणा का इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ था। हरियाणा के परमानेंट गवर्नर के रूप में नहीं, हरियाणा के एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में थे, ये ध्यान रखना आप लोग। के साथ साथ केरल के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। केरल राज्य में केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पोस्ट पे रहे। हिमाचल प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। ह्यूमन राइट कमीशन हिमाचल प्रदेश में, उसके भी ये अध्यक्ष रहे थे, चीफ रहे थे। उसके बाद में हरियाणा में 14 नंबर के आते हैं और इनका नाम है AR किदवई, यानी कि अल्लक उल रहमान AR किदवई, बाराबांकी यूपी से संबंधित है। AR किदवई जी 7/7/2004 भाई वो जहां उन्होंने पोस्ट को छोड़ा है, उसके बाद में 7/7/2004 से लेके 24 जुलाई 2009 तक हरियाणा राज्य के 14 नंबर के राज्यपाल रहे।
चौटाला और के साथ साथ हुड्डा जी, दो यहाँ पे सीएम का दौर देखा है इन्होंने। महात्मा गांधी के सभी आंदोलन, जितने भी महात्मा गांधी जी के आंदोलन थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह देखा आपने, बिहार के अंदर नील की खेती के लिए खेड़ा देखा तुमने, मिल मजदूरों का तुमने देखा, असहयोग आंदोलन तुमने देखा, या एग्जाम्पल से क्विट इंडिया देखा, व्यक्तिगत सत्याग्रह देखा, दांडी देखा, जितने भी आंदोलन गांधी जी के थे उन सभी आंदोलन के अंदर ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ए आर किदवई ने, रहमान खान याद आ रहा है। यूपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, बिहार में 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। तो ए आर किदवई बाराबांकी यूपी से संबंधित 2004 से 9 तक हरियाणा राज्य के 14 नंबर के राज्यपाल रहे। ओम प्रकाश चौटाला और हुड्डा जी का कार्यकाल देखा, महात्मा गांधी जी के सभी आंदोलन में हिस्सा लिया, यूपीएससी के चेयरमैन रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। उसके बाद में आते हैं 15 नंबर के, हरियाणा में 15 नंबर के जो राज्यपाल आते हैं इनका नाम क्या, जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया भरतपुर राजस्थान से संबंधित है। भरतपुर राजस्थान से 2009 27 जुलाई 2009 से लेके और 26/7/2014 तक रहे और संभवतः इस टाइम पे एक ही सीएम थे जिनका नाम क्या है, भूपेंद्र हुड्डा जी। राजस्थान के सीएम तो रहे थे, राजस्थान के सीएम रहे थे, ध्यान रखना, जगन्नाथ पहाड़िया, जो हरियाणा में बाद में आके राज्यपाल बने। बिहार के राज्यपाल रहे, लोकसभा से 5 और राज्यसभा से 2 बार मेंबर चुने जा चुके हैं। लोकसभा से याद रखना 5 बार, राज्यसभा से 2 बार मेंबर, 4 बार विधानसभा सदस्य भी रह चुके हैं ये, और फिर बाद में मंत्री भी रहे थे कैबिनेट के अंदर। 16 नंबर कौन आए सर, 16 नंबर आए कप्तान सिंह सोलंकी, भिंड एमपी से है, मध्य प्रदेश में भिंड नाम की जगह, वहां से संबंधित है। 27 जुलाई 2014 से लेके 24/8/2018 तक ही राज्यपाल रहे। हुड्डा जी के टाइम पीरियड में रहे थे और एक टाइम पे यहाँ पे मनोहर लाल जी भी आ गए थे बाद में। ये वैसे पेशे से टीचर थे, अध्यापक थे, 2 बार अपर पार्लियामेंट हाउस यानी कि राज्यसभा के अंदर मेंबर रहे थे। पंजाब और हिमाचल के कार्यवाहक गवर्नर रहे, परमानेंट नहीं, कार्यवाहक गवर्नर जो है ना रहे थे यहाँ पे, तो ये भी याद कर लेना है डियर। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य ये राजगीर बिहार से संबंधित है। ये राज्यपाल रहे 25/8/2018 से 7/7/2021 तक। मनोहर लाल जी इनके टाइम पीरियड में सीएम थे। 8 बार बिहार विधानसभा के मेंबर, 8 बार बिहार विधानसभा के मेंबर के साथ साथ त्रिपुरा के गवर्नर भी रहे थे, त्रिपुरा के गवर्नर भी रहे थे, ये भी याद रखना आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं बंडारू दत्तात्रेय, 18 नंबर के, हैदराबाद से संबंधित, 15/7/2021 से लेके 14 जुलाई 2025 तक। उसके बाद में 14 जुलाई को नए अपॉइंट कर दिए गए हैं अभी। मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जो है ना, नायब सिंह सैनी जी है, ये हरियाणा राज्य के सीएम, मतलब 2 सीएम का यहाँ दौर देखा। आपातकाल के दौरान जो है ना ये गिरफ्तार भी हुए थे। 4 बार लोअर पार्लियामेंट हाउस जो है ना इसके मेंबर बने ये। हिमाचल के जो है ना राज्यपाल भी रह चुके, सेंटर में मंत्री भी रहे और राज्य मंत्री भी रहे थे। अब हरियाणा राज्य में करंट में आ चुके हैं 19 नंबर के गवर्नर, नाम है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष अभी हरियाणा के अंदर करंट में गवर्नर आ चुके हैं और 21 जुलाई को शपथ ली थी। वैसे तो ये आगे 15 तारीख के बाद भी गिने जाएंगे, लेकिन शपथ कौन सी तारीख को ली थी मैं अभी वो आपको करंट अफेयर पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा हूं। तो 21 तारीख को शपथ ली थी। हावड़ा वेस्ट बंगाल से संबंधित है ये, और प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी रह चुके हैं 1999 से 2002 तक, ठीक है। के साथ साथ मनिंद्र चंद्र कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस को आपने पढ़ाया भी है। ये है हरियाणा राज्य के टोटल 19 गवर्नर। एक बार एक लाइन में इनको फटाफट हम देख लेते हैं, फिर मैं एक बात बताऊंगा कि हरियाणा के कौन है जो गवर्नर रहे दूसरे राज्यों में, उनके बारे में बात करूंगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है पहले गवर्नर कौन थे। पहले गवर्नर धर्मवीर, मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको ऐसे याद करवा रखा होगा, याद होगा आपको। वन ऐसे करके याद कर लेना। वन, वन का मतलब होता है गन। वन बोलने में ऐसे साउंड आ रहा है गन, वन गन। गन कौन रखता है, जो आदमी वीर आदमी होता है वो गन रखता है। वीर आदमी गन रखता है तो मतलब धर्मवीर। पहले गवर्नर कौन है, धर्मवीर, मतलब वीर आदमी है वो गन रखता है, धर्मवीर। उसके बाद में आते हैं टू शू, शू मतलब जूते होते हैं ना। तो मंदिर में कभी भी जाओगे आप लोग तो जूते उतारने पड़ेंगे आपको पहले, तो जूते उतारने पड़ेंगे मतलब चक्रवर्ती भगवान के मंदिर में जाओगे। चक्रवर्ती आपको याद है ना, चक्र स्वामी की मूर्ति थानेसर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है, जो गजनवी लेके चला गया था, है ना। तो ऐसे भगवान चक्र स्वामी के मंदिर में जाओगे या नारायण के मंदिर में जाओगे तो शू बाहर उतारने पड़ेंगे।
है ना। तो ऐसे थ्री, थ्री मतलब थ्री ट्री बोलने में सेम सेम लग रहा है। थ्री ट्री, ट्री बड़े निराले होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ये नरूला है, निराले नरूला ऐसे करके याद कर देना। चार को लिखते हो तो हाथी के सूंड जैसा सा लिखा जा रहा है, चार हाथी के सूंड जैसा है तो जयसुखलाल हाथी ये नाम है। पांच चरण होते हैं, ऐसा याद कर लेना, पांच फेज होते हैं, पांच चरण होते हैं, पांच चरण होते हैं। सिक्स फिक्स, सिक्स फिक्स ऐसे करके याद कर लो, सिक्स मतलब फिक्स, और फिक्स कौन रहता है, जो साथ रहता है वो हमेशा फिक्स ही रहता है, संग वालिया, साथ रहने वाला संग। सेवन एवन, सेवन एवन, एवन में कौन जाता है, स्वर्ग में कौन जाता है, जो तपस्या करता है, तो गणपत राव देव जी, भगवान की देव की तपास से तपस्या करता है वो एवन में जाएगा, सेवन हेवन ऐसे करके याद करना। एट, एट का मतलब याद करना, एट गेट, एट गेट। अब देखो गर्मी में जब लू चल रही होती है तो गेट बंद नहीं करेंगे तो लू से हम जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। एट गेट ऐसे करके याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। एट गेट, तो गेट बंद कर ले वरना बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे लू से, ऐसे करके याद कर लेना। नाइन, नाइन को पढ़ लेना वाइन, नाइन वाइन, वाइन पी के आनंद आ जाता है। देखो खैर मैं तो पीता नहीं हूं ऐसा, पर मैं वैसे बता रहा हूं, जो लोग पीते होंगे आनंद ही आता होगा, वरना तो कौन ऐसे लंबी लंबी लाइन लगाता होगा ठेके के ऊपर। पीते होंगे उनको आनंद तो आता ही होगा संभवतः, तभी जाके ऐसा है ही, और तभी तो ऐसे गाने बने हैं कि जरा सा झूम लूं मैं, है ऐसे गाने तभी तो बने, वरना क्यों बनते होंगे। तो नाइन वाइन, वाइन पी के आनंद आ जाता है, तो नाइन वाइन ऐसे करके याद करना। 10-10 के नोटों की जिसके पास में मंडल होगा ना वो धनवान होगा। 10-10 के, अब तुमने देखा होगा ना शादी ब्याह के अंदर, मेरा फेवरेट कैरेक्टर फूफा जी, ठीक है ना। तो खैर वो फूफा जी कभी पैसे उड़ाते दिखेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन उस दिन तुम्हें दिखेगा वहां पे उस घर का जो जवाई होगा ना वो दिखेगा तुम्हें थोड़ा सा बढ़िया बूट शूट मार के बढ़िया तरीके से आएगा। अब वो थोड़ा सा निकाल के लाएगा 10-10 के नोटों की गड्डी, तो वो अमीर दिखेगा। बच्चों की नजरों में तो वही अमीर दिखेगा, बच्चों की नजरें पूरे शादी ब्याह में दुल्हा दुल्हा गया भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। उनकी नजरें होती है वो कब नोट ऐसे उड़ाए तुरंत उसको उठा लेंगे वो नजरों से ही। तो जो दुल्हा है मतलब वो जवाई राजा है, 10-10 के नोटों की गड्डी लेके घूम रहे हैं, तो वो 10-10 का नोटों का मंडल है, धनवान तो प्रतीत होते ही हैं हमें, तो ठीक है धनिक लाल मंडल जी है। फूफा जी अपने पैसे, फूफा जी चुगने में हो सकते हैं, वहां पे आ सकते हैं कि जवाई राजा जब कुछ उड़ा रहे हैं तो हो सकता है 2-4 बच्चों को कह के ले आओ भी 2-4 नोट, ऐसा हमें भी हो सकता है। एनीवे उसके बाद में 11 नंबर पे आते हैं, महावीर प्रसाद की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 11 नंबर पे महावीर प्रसाद। अब महावीर प्रसाद जो है ना 11 नंबर पे, अब याद करना 11 मतलब ऐसे दो पांवों पे चल के गए, भगवान का प्रसाद लेने गए, दो पांवों पे चल के गए, प्रसाद लेने गए, और फिर जिसको प्रसाद मिल गया उसको परमानंद मिल गया। भगवान का प्रसाद जिसने ले लिया है उसको तो परमानंद मिल गया, कॉमन सी बात है ना, जिसको भगवान का प्रसाद मिला परमानंद हो गया। अब परमानंद जिसको मिला उसके तो जीवन में प्रकाश भी आ गया, है ना, जिसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, परमानंद मिल गया तो जीवन में प्रकाश भी आ गया। उसके बाद में क्या प्रकाश इतना आया कि कुदाली लेके पहाड़ खोदने ही चले गए, किदवई से कुदाली लेके चले गए पहाड़ खोदने के लिए, किदवई से ऐसे याद कर लेना, कुदाली लेके चले गए पहाड़ खोदने के लिए। अगले आएंगे पहाड़, जगन्नाथ पहाड़िया पहाड़ खोदने के लिए गए। 16 पे 16 सोलंकी, 17 सत्यनारायण, 18 बंडारू थे, 9वें 19वें हमारे अभी आ ही गए हैं प्रोफेसर असीम घोष। ऐसे लिंक बना लेना चाहो तो, वैसे सीधे याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक बना के याद करना चाहो तो कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, मैंने मेरी तरफ से प्रयास कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग वो पर्सन जो हरियाणा से थे पर दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए इसको भी क्विकली कर लेते हैं हम लोग। रणजीत सिंह दयाल की बात करता हूं तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से संबंधित रणजीत सिंह दयाल, और ये पौंडीचेरी जिसको आज आप पुद्दुचेरी कहा करते हैं उसके 1988 से 90 तक जो है ना उपराज्यपाल रहे थे। बाद में अंडमान निकोबार के 1990 में रहे थे। जब ये 1990 में यहां से हटे ना तो हटते ही चंद्रावती को बना दिया गया था, जो चरखी दादरी के डालावास की रहने वाली 1990 में बनी एकमात्र महिला हरियाणा से जो उपराज्यपाल रही, या पहली ही महिला कह सकते हो आप लोग, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं तो बीडी शर्मा जी। बीडी शर्मा आप अच्छे से जानते हो हरियाणा राज्य के ऐसे एकमात्र सीएम जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे, झज्जर के बेरी से संबंधित है। 1977 से 80 तक ओडिशा के राज्यपाल, 80 से 84 तक एमपी के भी राज्यपाल थे ये। इसके अलावा चौधरी सुल्तान सिंह, ये हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है, 89 से 90 में त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल रहे थे। इसके बाद में स्वरूप सिंह हरियाणा के रोहतक सांगी के है, मतलब वहां पे इनका जन्म हुआ था। 12 फरवरी 1990 से 20 नवंबर 1990 तक केरल के राज्यपाल रहे थे। 1990 से दिसंबर 1990 से 95 तक गुजरात के राज्यपाल रहे थे।
केरल वाला क्वेश्चन तो किसी रिसेंट पेपर में पूछा गया था, ये भी पूछा जा सकता है। ये गुजरात के राज्यपाल भी थे और 1971 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर वीसी भी बने थे ये। 1978 से 84 तक अपर पार्लियामेंट हाउस में मेंबर भी थे लोकदल पार्टी से हरियाणा में। और एक साथ साथ और याद रखना 1975 से 78 तक यूपीएससी के मेंबर भी बने थे ये, यूपीएससी के मेंबर भी बने थे स्वरूप सिंह। उसके बाद में अगली बात है सुरजीत सिंह बरनाला, ये बेगपुर अटेली महेंद्रगढ़ के हैं, पंजाब के 11वें सीएम बने, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल, उत्तराखंड राज्य बना था पहले, यूपी का पार्ट था, 9 नवंबर 2000 को बना था, भारत का 27वां राज्य। तो तब से लेके 2003 तक, 7 जनवरी 2003 तक राज्यपाल रहे। फिर तमिलनाडु के राज्यपाल रहे 90 से 91 तक, आंध्र प्रदेश के रहे 2003 से 4 तक, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल रहे 90 से 93 तक, और पुडुचेरी के 2009 में उपराज्यपाल, क्योंकि यूटी के गवर्नर नहीं होते, एलजी होते हैं, या लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको कह सकते हो आप लोग, ठीक है। रणधीर सिंह 1924 में जन्म हुआ था इनका सोनीपत में, वैसे ये 1925 में जन्मे थे, ये 1924 में जन्मे थे। चौथी लोकसभा में रोहतक लोकसभा से जो है ना ये सांसद बने थे। और इसके साथ साथ जो है ना 10 मार्च 1996 से 27 जनवरी 2001 तक सिक्किम के राज्यपाल रहे थे। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, बेचारा किसान, अभागा किसान, जीवन का अमृत, हमारे ग्रामीण गरीब और उनकी आत्मकथा, और के साथ साथ थ्रेसिंग फ्लोर से राज्य भवन तक। और 2003 में इनका करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, 2003 17 अप्रैल 2003 कैसे 17 अप्रैल 2023 को जो है ना इनका निधन भी हो गया है, तो ये करंट अफेयर भी बन सकता है आपका। उसके बाद में ओम प्रकाश शर्मा हरियाणा के पलवल के बंचारी से संबंधित है, 1996 से 2002 तक नागालैंड राज्य के राज्यपाल रहे थे। हंसराज भारद्वाज हरियाणा के रोहतक के गढ़ी सांपला से संबंधित है, 2009 से 2014 तक जो है ना कर्नाटक के गवर्नर रहे। उसी टाइम पीरियड में ना इनको एक्स्ट्रा चार्ज भी मिला था केरल का, तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा सवाल भी आ जाए, क्योंकि गवर्नर तो रहे थे। ओडिशा के गवर्नर बने थे 2018 में, रामनाथ कोविंद जी ने बनाया था। आचार्य देवव्रत तो आज भी है, करंट में भी है, पानीपत स्मालखा से संबंधित है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल के प्राचार्य जो है ना ये करंट में है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल हरियाणा का पहला आर्य समाजी गुरुकुल है। 1911 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जिनको महात्मा मुंशीराम भी कहते हैं, ये क्वेश्चन अलग से भी आ चुका है, उन्होंने ओपन किया था। उस टाइम पे एक लाला ज्योति प्रसाद जी थे, उन्होंने जमीन और 10,000 रुपए दान दिए थे इसके लिए। ये हिमाचल के भी गवर्नर रह चुके हैं 15 से 19 तक, और अभी गुजरात के गवर्नर है करंट में 2019 से लेके, ठीक है। तो ये है हमारे, याद रखना आप लोग। इसके बाद में तो आपका आगे का तो हो ही गया है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों एक टॉपिक आपका गवर्नर का। लिटिल बिट थोड़ा सा समय लगा है इसमें, लेकिन मैंने फिर भी समय बचाने की कोशिश की है आपके लिए। ये आपके लास्ट टाइम पेपर में पीजीटी वगैरह एग्जाम में, टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर पूछा जाता है फर्दर, तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत हेल्प करेगा। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक छोटा सा डाउट कई बच्चों का बात बीच में आ रहा था, तब मैंने क्लास में ध्यान आपका टूटे ना इसलिए बताया नहीं, लास्ट में बता रहा हूं अभी मैं। एक तो सबका बहुत ज्यादा डाउट ये सीईटी मेंस के एग्जाम के लिए है, भी उसके पेपर की तैयारी के लिए। तो एक द्रोणाचार्य नाम का बैच है जो कि अपना एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से, एक्टिवेट अभी हो चुका है, आप उसको ले सकते हो। और उसमें क्लासेस में 11 तारीख से स्टार्ट करूंगा। एचसीएस का बैच है वो 15 अगस्त के अराउंड या 15 अगस्त को ही लगभग स्टार्ट होगा। आधारशिला 2.0 के नाम से ही होगा, आधारशिला पहले चल रहा है, 2.0 के नाम से ही होगा। हरियाणा सिविल सर्विस का बैच होगा आपका जो, ठीक है ना, प्रिलिमिनरी के लिए होगा वो वाला, बाकी डिटेल आप फर्दर पूछ सकते हो। एचसीएस मेन वाले बैच में क्या पढ़ाऊंगा, तो द्रोणाचार्य बैच में एप्लीकेशन पे जाओ, स्टार IQ एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे, या आप iOS स्टोर पे जाके सुनील बिश्नोई के नाम से सर्च करोगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या पढ़ाऊंगा। सब सब्जेक्ट लिख रखे हैं, मैं ही पढ़ाने वाला हूं, तो वो सब चीजें मिल जाएंगी आपको उसमें, ठीक है। तीसरा एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, सर मेरे इतने नंबर है, मैं ये हो जाएगा क्या, इतने नंबर है हो जाएगा क्या। देखिएगा डियर, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, और एकदम बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। मैं कौन होता हूं ये बताने वाला, कोई भी कौन होता है कोई बताने वाला, ये ना सिर्फ बच्चों का ध्यान भटकाने वाली वीडियोस होती हैं कि इतने नंबर कर लो, इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा। ना मुझे ऐसे काम आते, ना ही किसी को ऐसे सच मानने में किसी अध्यापक को करने चाहिए कि ये कट ऑफ जाएगा, ध्यान से देख लो, ये कर लो। ये गुमराह करने वाले वीडियो होते हैं बेटा, समय खराब करने वाले वीडियो होते हैं। प्लीज इनके चक्कर में मत पड़ो, इससे ब्रेन रोट होता है, मत देखो ऐसी चीजों को आप लोग। रिजल्ट आएगा, आयोग देगा, 1 महीने की बात लगभग आ जाएगा, महीने भर में रिजल्ट, इतनी भी क्या उतावलापन है। सर तैयारी करूं क्या मैं, तो अनुमान ये कहता है कि अगर आप लोग ठीक ठाक 60+ नंबर रख रहे हैं, तो अनुमान कहता है कि आपको मेंस के लिए 10 गुना के अंदर मौका मिल जाएगा, किसी न किसी पोस्ट में तो आपका नाम आ ही जाएगा। ये लगभग अनुमान कहता है। अब कोई मुझसे पूछ रहा है मेरे 27 नंबर है, कोई कह रहा है मेरे 35 नंबर है, फिर भी मैं अब क्या करूं, तो तैयारी कर बेटा, और क्या करेगा।
27 नंबर आए सर, मैं क्या मेंस की तैयारी करूं? बता, कैसे बच्चों वाली बातें करते हो? अब तैयारी करोगे और तो उसके अलावा कुछ इलाज है नहीं। पहले पढ़े होते तो और आगे तैयारी कर लेते आप लोग। अब जो हो गया बीत गया, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सब इन चीजों से बाहर निकल जाओ बेटा। आप अब पढ़े लिखे बच्चे हो। ये बात वो करता है जिनके पास समय बहुत ज्यादा होता है, खाली बैठे कुछ भी बात करेगा फिर वो। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, आपके पास समय है नहीं। अभी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी जल्द आने वाला है, और भी मेंस का पेपर भी आएगा। तो आपके पास समय है नहीं एक्चुअली, समय बिताने के लिए, खराब करने के लिए, टाइम पास करने के लिए जिसके पास समय हो वो ये बातें करता है। नॉर्मलाइजेशन होगी, सबको पता है। तुम्हारे बोलने से, कमेंट करने से, लिखने से, ऐसी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तो प्लीज ऐसी चीजों से दूर रहो। आप सिर्फ शुद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई करो, अभी हट जाओ इन चीजों से। वो बीत गया, बीती ताहें विसार दे, आगे की सुध ले ले। जो बीत गए ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पता है। अगर तुम्हारे 60 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करने लग जाओ। अदरवाइज आप डी ग्रुप का आ रहा है उसकी भी तैयारी करने लग जाओ। फर्दर एग्जाम और भी आ रहे हैं, सेंटर लेवल के भी आ रहे हैं। ग्रेजुएट कोई बच्चा है तो ईपीएफओ का भी फॉर्म निकला है, थोड़ा अच्छा लेवल का है, पर हाँ पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल्स एग्जाम की तैयारी कर सकता है। अपॉर्चुनिटी बहुत है जीवन के अंदर। अरे ऐसे क्यों हताश होते हो? बच्चे तो और भी है ना। यूपी वाले को देखो यार, कितने तैयारी कर रहे हैं, 80 डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे होते हैं। राजस्थान को देखो कितना पढ़ रहे होते हैं। पढ़ने वाले पढ़ रहे होते हैं। आप ऐसे बिल्कुल हताश मत होइएगा, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। कभी मौका मिल जाता है, अच्छा हो जाता है एग्जाम, कभी कई बार नहीं भी अच्छा होता है। कई बार हमारी कमियां हो जाती है, कई बार हमारा लक फैक्टर काम नहीं करता है। कई सारे सरकमस्टेंसेस होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे प्रेजेंट समय को अभी फिलहाल के लिए जाया करें। समझे हो मेरी बात को? सलाह दे रहा हूं, बाकी मानो ना मानो, आप बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हो मेरी तरफ से, तो मुझे तो लगता है ज्यादा हो समझदार, तो आप समझ लेना, देख लेना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। अपना ख्याल जरूर रखना आप लोगों को। राधे राधे जी।